नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया, कहा देश मणिपुर के साथ मिडिल क्लास के लिए घर का वादा किया, देश को 3 गारंटी भी दी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब भी दिया। उन्होंने राजनीति से 3 बुराइयों परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति की अपील भी की। पीएम ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देशों की पहचान के साथ लहराए। इसके लिए आने वाले 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और दावा किया कि लाल किले पर 2024 में वे ही तिरंगा फहराएंगे। मोदी ने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी। पहली, 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। दूसरी, शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। तीसरी, देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। दोस्तों, 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने मणिपुर का 2 बार जिक्र किया। उन्होंने भाषण के शुरुआत में कहा कि मणिपुर में मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लोगों की जान गई। कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, शांति के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विनेश एशियाड टीम से हटी, पंघाल को मौका मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हुई फोगाट। पहलवान अंतिम ने ट्रायल जीतकर कोर्ट केस किया था। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स खेलने वाली भारतीय टीम से अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि वे रोहतक में ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गई थी। फोगाट के हटने के बाद ट्रायल जीतने वाली अंतिम पंघाल चीन के होंगजोउ में अगले महीने होने वाले गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। विनेश ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ट्रेनिंग के दौरान 13 अगस्त को मेरे बाएं घुटने में चोट लग गई है। डॉक्टरों ने सर्जरी का सुझाव दिया है। विनेश 17 अगस्त को मुंबई में सर्जरी कराएंगी। ऐसे में वे एशियन गेम्स से अपना नाम वापस ले रही है। एशियन गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नोएडा में सीमा हैदर के बच्चों ने मनाया 15 अगस्त, तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए बच्चे। जी हां दोस्तों, मंगलवार को पूरे देश ने धूमधाम के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस खास मौके पर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा स्थित एक स्कूल में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के चारों बच्चों ने झंडा फहराया और राष्ट्रगान गाया। सीमा के बच्चे स्कूल के अन्य बच्चों के साथ बैठकर काफी खुश नजर आए। अभी चारों बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में झंडा फहराने के लिए स्कूल प्रबंधक बच्चों को घर से अपने साथ ले गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीमा हैदर ने 13 अगस्त को हर घर झंडा अभियान के तहत अपने घर की छत पर झंडा लगाया था। इसके बाद स्कूल के प्रबंधन के कुछ लोग सचिन सीमा के घर पर पहुंचे और चारों बच्चों को अपने साथ लेकर स्कूल गए, ताकि वह भी और बच्चों की तरह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना सके। सीमा के चारों बच्चों ने धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीमा पर चल रही जांच के बाद ही बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलेगा। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद भी सीमा के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नूह हिंसा, बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्रजमंडल यात्रा में भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में पिछले दिनों भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। गोरक्षा बजरंग फोर्स की फरीदाबाद यूनिट के प्रमुख बजरंगी पर ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस सिलसिले में ताउड़ू पुलिस की CIA यूनिट ने उसे मंगलवार को फरीदाबाद से हिरासत में लिया, जिसके बाद नूह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि नूह में हिंसा वाले दिन बिट्टू जिस वाहन में सवार था उसमें हथियार रखे हुए थे। पुलिस ने उन हथियारों को जब्त में लेना चाहा तो बिट्टू बजरंगी की टीम ने इसका विरोध कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। इसके अलावा 31 जुलाई को हुई हिंसा के कुछ देर पहले बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देता दिख रहा था। फरीदाबाद के रहने वाले बिट्टू बजरंगी का असली नाम राजकुमार है। वह गोरक्षा बजरंग फोर्स नामक संगठन का अध्यक्ष है। इस संगठन ने लोगों से ब्रजमंडल यात्रा में आने की अपील वाले पोस्टर बांटे थे। नूह के थाना सदर में उसके खिलाफ IPC की धारा 148, 49, 332, 353 समेत 506, 25, 54, 59 के तहत FIR दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही, यही सबसे बड़ा बदलाव, NDTV से बोले LG मनोज सिन्हा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 4 साल बीत चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया था। केंद्र ने राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात में निर्णायक बदलाव आए। ये बदलाव कितने मजबूत या दिखावटी हैं, इसी को बारीकी से समझने के लिए NDTV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से खास बातचीत की। सिन्हा ने इस दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त होने को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में की जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है।
यही सबसे बड़ा बदलाव है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत से मेडिसिन खरीदने पर बैन नहीं, पाकिस्तान सरकार ने कहा हम नहीं खरीदेंगे, हॉस्पिटल या आम नागरिक चाहे तो बिल्कुल नहीं रोकेंगे। जी हां दोस्तों, भारत से रिश्तों को लेकर पाकिस्तान सरकार का दोहरा रवैया फिर सामने आ गया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो भारत से खुद किसी तरह की दवाइयां इंपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन हॉस्पिटल या आम पाकिस्तानी नागरिक चाहे तो वह सरहद पार से दवाएं खरीद सकते हैं। मेडिसिन इंपोर्ट पर नया ऑर्डर या पॉलिसी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान DRAP ने जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर हॉस्पिटल या जरूरतमंद लोग भारत से लाइफ सेविंग ड्रग या वैक्सीन मंगाना चाहते हैं तो वो कानूनन ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर हॉस्पिटल या आम नागरिक भारत से कोई भी दवा या वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होगा। भारत से मेडिसिन और वैक्सीन की मांग संसद में कई बार उठी, लेकिन सरकार चुप रही। पाकिस्तान की वेबसाइट द न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीनेट में ड्रग इंपोर्ट और ट्रेड को लेकर एक कमेटी है। इसके मेंबर प्रोफेसर मेहर ताज रोघानी ने पिछले दिनों मीटिंग में कहा था कि देश के हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग मेडिसिन और वैक्सीन की भारी कमी है और अमीर तबका इनकी ब्लैक मार्केटिंग में शामिल है। इसकी वजह से गरीब लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, माफ करो और भूल जाओ, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर की शांति की अपील। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हिंसा भड़कने के 3 महीने बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बार फिर से प्रदेशवासियों से शांति और विकास के पथ पर लौटने की अपील की है। उन्होंने राज्य में जातीय हिंसा के लिए बाहरी ताकतों को भी दोषी ठहराया और कहा कि नशा के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। इम्फाल में 77वें स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तिरंगा फहराते हुए सीएम ने कहा, क्षमा करने और भूलने से हम सौहार्दपूर्वक रह सकते हैं और विकास के पथ पर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं, जिसे हमने पिछले 3 महीनों में खो दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा से कोई विकास नहीं होगा। अगर समुदायों के बीच कोई गलतफहमी है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं और सभी कमियों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बदला गया नेहरू मेमोरियल का नाम, अब पीएम म्यूजियम होगी नई पहचान। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया है। नेहरू मेमोरियल को अब से पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर नाम परिवर्तन को औपचारिक रूप दे दिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नृपेंद्र मिश्रा को पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नृपेंद्र मिश्रा पहले प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सचिव थे। दरअसल दोस्तों, कार्यकारी परिषद ने महसूस किया था कि संस्थान का नाम वर्तमान गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला होना चाहिए, जिसमें एक नया संग्रहालय भी शामिल है जो स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाता है और राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक प्रधानमंत्री के योगदान को दिखाता है। संग्रहालय को अपडेट किया गया है। यह संग्रहालय पूर्व निर्मित और नवीनीकृत नेहरू संग्रहालय भवन से शुरू होता है, जो जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान पर तकनीकी रूप से उन्नत प्रदर्शन के साथ पूरी तरह से अपडेट किया गया है। दरअसल दोस्तों, जून महीने में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला किया गया था। अब इसे औपचारिक रूप दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सहकारी समितियों ने टमाटर को और सस्ता किया, 70 से घटाकर 50 रुपए किलो बेचेगी। थोक कीमतों में कमी के बाद सरकार का फैसला। जी हां दोस्तों, मंगलवार से दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य शहरों में NAFED और NCCF 50 रुपए प्रति किलो की रेट से टमाटर बेचेगी। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को 15 अगस्त से 50 रुपए प्रति किलो की रिटेल प्राइस पर टमाटर बेचने के निर्देश दिए हैं। DOCA ने बताया कि टमाटर की थोक प्राइस में गिरावट को देखते हुए यह निर्देश दिए गए हैं। 20 जुलाई से दोनों सहकारी समितियां 70 रुपए प्रति किलो की रेट से टमाटर बेच रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गदर 2 ने लिया बॉक्स ऑफिस का मंडे टेस्ट, खतरे में कई रिकॉर्ड, बड़ी हिट्स की ओपनिंग से ज्यादा हुई चौथे दिन की कमाई। दोस्तों, थिएटर्स में फिल्मों की कमाई का ट्रेंड है कि सबसे जबरदस्त कमाई पहले वीकेंड में होती है और फिल्म की पावर का असली टेस्ट मंडे को होता है। लेकिन सनी देओल की गदर 2 को जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स के नए कायदे गढ़ने निकली है। अपने पहले सोमवार को गदर ने ऐसी विस्फोटक कमाई कर डाली कि ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म ने ही बॉक्स ऑफिस का मंडे टेस्ट लिया है। शुक्रवार को 40 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग कलेक्शन करने वाली गदर 2 ने पहले वीकेंड में 134 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इसके बाद सोमवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी सी गिरावट की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन गदर 2 लगातार थिएटर्स में ऐसा माहौल बनाए हुए है कि कई थिएटर्स में तो इसके शो मिलना मुश्किल रहा। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बता रहे हैं कि गदर 2 के मंडे कलेक्शन के आगे बड़े बड़े रिकॉर्ड पानी मांगने लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि सनी देओल की फिल्म ने चौथे दिन जो कमाई की है वो ऑलमोस्ट इसके
पहले दिन यानी कि शुक्रवार के बराबर है। सोमवार को गदर 2 के मॉर्निंग शो से ही ये साफ हो गया था कि फिल्म बड़े आराम से चौथे दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन करने वाली है, लेकिन इन अनुमानों को बहुत पीछे छोड़ते हुए गदर 2 ने अपने पहले सोमवार को 38.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। दोस्तों फिल्म अभी तक अनुमान के अनुसार 150 करोड़ के क्लब में कब की ही शामिल हो चुकी है और उसके ऊपर भी यह फिल्म बढ़ चुकी है। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा, मकान का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, यूपी के वृंदावन में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल दोस्तों बांके बिहारी मंदिर के पास दूसरा मोहल्ले में एक मकान का छज्जा गिर गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंदरों के आपस में लड़ते समय दुसायत मोहल्ले में रहने वाले निवासी विष्णु बाग के मकान का छज्जा गिर गया। इस हादसे में अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया था, जिसमें से 5 लोगों की मौत की खबर है। दोस्तों वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब पिछले 3 दिन से उमड़ा हुआ था। भीड़ नियंत्रण में जिला प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं फेल हो गई। लोगों को पहले ही घटना की आशंका हो रही थी, इसी बीच यह हादसा हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुझे इंडिया से प्यार लेकिन पाकिस्तान गई अंजू को इस बात का दुख, बोली अब नसरुल्लाह संग जाऊंगी भारत। जी हां दोस्तों, अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी करने के लिए सीमा पार कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची अंजू को भारत में उसे लेकर प्रकाशित हो रही खबरें चुभने लगी। अंजू ने अब भारतीय मीडिया पर उसके चरित्र को नष्ट करने का आरोप मढ़ते हुए उसे गद्दार बताने वाली खबरें दिखाना बंद करने का आग्रह किया है। पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 34 वर्षीय अंजू ने इस्लाम अपनाने के बाद अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है और खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर जिले के निवासी 29 वर्षीय नसरुल्लाह से शादी कर ली है। उन्होंने भारतीय मीडिया में उनके बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रभावों पर अफसोस जताया। अंजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो में अपने देश से गद्दारी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मैं भी एक इंसान हूं, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूं। इस वीडियो संदेश में अंजू ने कहा कि भारत में लोगों का मानना है कि वह आने के बाद पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिंद्रा ने दिखाया ग्लोबल पिकअप का कॉन्सेप्ट मॉडल। 2025 में लॉन्च होगी स्कॉर्पियो एन बेस्ड पिकअप ट्रक। ट्रैक्टरों के लिए ओजा प्लेटफॉर्म भी पेश किया। जी हां दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ग्लोबल इवेंट फ्यूचर स्केप शुरू हो गया है। कंपनी ने इवेंट के पहले दिन मंगलवार को ग्लोबल पिकअप अनवील कर दिए हैं। 2025 में लॉन्च होने वाली कंपनी के ये पहला पिकअप ट्रक होगा। इसे स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसके अलावा कंपनी ने ओजा नाम से एक नया प्लेटफॉर्म को अनवील किया है। इसे महिंद्रा राइज ने कंपनी के लाइनअप में शामिल करके हल्के ट्रैक्टरों के लिए डेवलप किया है। कंपनी इसे 2024 तक लॉन्च करेगी। दोस्तों कंपनी 16 अगस्त को अपने सबसे पॉपुलर कार इलेक्ट्रिक थार को पेश करेगी। इसका नाम थार ई होगा। भारतीय ऑटोमेकर इवेंट में थार ई के अलावा ग्लोबल ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म और स्कॉर्पियो एन पिकअप का कॉन्सेप्ट भी शोकेस करेगी। हाल ही में कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसके टीजर जारी किए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। जी हां दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स से ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिंदेश्वर पाठक के करीबी सहयोगी ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सहयोगी ने बताया कि पाठक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके तुरंत बाद गिर गए। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां दोपहर 1:42 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में अग्रणी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक 80 साल के थे। सुलभ इंटरनेशनल भारत का एक सामाजिक सेवा संगठन है। यह संगठन शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिंदेश्वर पाठक ने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। यह भारत के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों में स्वच्छता को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर दी बड़ी खबर। कागज शेयर कर बोले दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार को स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्हें भारत की नागरिकता हासिल हो गई है। एक्टर भले ही हिंदी फिल्मों में काम करते थे, लेकिन उनकी नागरिकता कनाडा की थी। बीते दिनों OMG2 एक्टर ने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया था, जो उन्हें अब मिल गई है। अक्षय कुमार ने अपनी भारतीय नागरिकता के बारे में सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। एक्टर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अपने फैंस के लिए खास पोस्ट भी शेयर करते रहते हैं। अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता
दिवस के मौके पर फैंस को बड़ी खबर दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कागज शेयर करते हुए बताया कि अब वे भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी, स्वतंत्रता दिवस की बधाई, जय हिंद। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। एक्टर के फैंस उन्हें भारतीय नागरिकता मिलने के लिए बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले अक्षय कुमार को कई बार अपनी कनाडाई नागरिकता की वजह से ट्रोल किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट का बीजेपी नेता को जवाब, कहा आपके तथ्य गलत, मेरे पिता ने भारत पाकिस्तान युद्ध में बम गिराए थे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट पर की गई टिप्पणी को लेकर मंगलवार को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर निशाना साधा। उन्होंने, बेशक मेरे पिता भारतीय वायुसेना के पायलट थे, उन्होंने बम गिराए थे, लेकिन आपने जो फैक्ट दिए हैं वो गलत हैं। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपके पास गलत तारीखें, गलत तथ्य है। हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया था, न कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। उन्हें 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में एक प्रमाण पत्र भी अटैच किया। उन्होंने आगे कहा कि हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मेरे पिता ने मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जय हिंद। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीफ जस्टिस बोले सभी को मिलना चाहिए न्याय, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों का भी किया जिक्र। जी हां दोस्तों, भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को अपने भाषण के दौरान मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और संपत्तियों के विध्वंस मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाइन में खड़े कर एक व्यक्ति पर न्याय पहुंचाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव की जरूरत पर भी जोर डाला। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय प्रणाली की ताकत न्याय प्रदान करना है। किसी व्यक्ति की मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, विध्वंस की धमकी, संपत्तियों का अवैध रूप से कुर्क किया गया है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजों से सांत्वना मिलनी चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में वकीलों के एक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अपनी ये बातें सबके सामने रखी। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार देश के अग्रणी बार के रूप में कानून के शासन की सुरक्षा के लिए खड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिमला में साल्टर हाउस समेत 4 मकान ढहे, कई लोगों के दबने की आशंका। फागली में 5 घंटे बाद आर्मी ने मलबे से निकाली लड़की। जी हां दोस्तों, हिमाचल के शिमला में लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हुआ है। मंगलवार को कृष्णानगर में नगर निगम का साल्टर हाउस गिर गया। इसके साथ बने 4 मकान भी एक के बाद एक ढह गए। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। डीसी आदित्य नेगी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों शिमला के फागली में मलबे में जिंदा बची लड़की का वीडियो सामने आया। एसएसबी के जवानों ने घटना के 5 घंटे बाद लड़की को रेस्क्यू किया था। फागली में सोमवार सुबह 7:30 बजे घर पर हुए लैंडस्लाइड में 2 परिवारों के 10 लोग दब गए थे। इनमें से 5 को 5 घंटे बाद रेस्क्यू के बाद निकाला गया, जबकि 5 की मौत हो गई। वहीं बालूगंज के शिव बावड़ी मंदिर से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को यहां से एक और बॉडी मिली। मंदिर से अब तक 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम लाल किले से बोले अगली बार फिर तिरंगा फहराऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा मोदी अहंकार दिखा रहे हैं, वे अगले साल अपने घर पर झंडा फहराएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले पर अगली बार फिर तिरंगा फहराऊंगा वाले बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले साल मोदी अपने घर पर झंडा फहराएंगे। वे आज भी अहंकार दिखा रहे हैं तो देश निर्माण कैसे करेंगे। दरअसल दोस्तों पीएम ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देशों की पहचान के साथ लहराए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 में वे ही लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। उनके इस बयान पर ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि वे अहंकार में बोल रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहराया। उन्होंने लाल किले पर कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए अपनी खराब तबीयत का हवाला दिया। खड़गे ने कहा कि मुझे आंखों में कुछ समस्या हो रही है। दूसरा, मुझे प्रोटोकॉल के मुताबिक सुबह 9:20 पर अपने घर पर झंडा फहराना था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में भांगड़ा पोंग डैम के गेट खोले, गांव में बाढ़। लोगों का आरोप पानी छोड़ने की ना तो सूचना दी ना सुरक्षित जगह पहुंचाया। जी हां दोस्तों, पंजाब में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भाखड़ा डैम के फ्लड गेट खोलने से रोपड़ के गांव में बाढ़ जैसा हालात हो गए हैं। 14 अगस्त को भाखड़ा में पानी का स्तर खतरे के निशान से 2 फीट नीचे था। रोपड़ का शाहपुर बेला गांव चारों तरफ पानी से घिर गया है। ग्रामीणों का सरकार पर आरोप है कि उन्हें ना तो पानी छोड़ने के बारे में सूचना दी गई और ना ही सुरक्षित जगह पर पहुंचाया
पहुंचाया गया। वहीं व्यास नदी पर बने पोंग डैम के फ्लड गेट खोलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसके कारण होशियारपुर जिले के चकीमपुर के पास दूसरी बांध टूट गया। इसकी वजह से आसपास के गांव के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाखड़ा का जल स्तर 14 अगस्त की शाम तक 1678 फीट पर पहुंच गया था, जो कि खतरे के निशान से मात्र 2 फीट ही नीचे था। हालात को देखते हुए डैम के फ्लड गेट उठा दिए गए। ये गेट जितने ऊंचे उठाए गए हैं उसके बारे में अभी कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं 1988 में ये गेट 4 फीट तक खोले गए थे। वहीं दोस्तों भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने की फोटो लेने की किसी को इजाजत नहीं है, वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब आजाद करवाया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को भारत ने कब अलग करवाया था तो जल्दी से उस सन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।